अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं ये भी आपको बताएं। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों में बताएंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी, लाहौर में वकला और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं। माल रोड मैदान जंग बन गया है। इसके अलावा बात की जाएगी, मुल्क भर में 100 से ज्यादा जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। और इसके अलावा बात करेंगे, पाकिस्तान का खलाई मिशन चांद के मदार में पहुंच चुका है, तो अच्छी खबर आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, लाहौर में अदालतों की मुंतकली, दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला का एहतजाज, वकला और पुलिस के तसादुम से जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस की वकला पर शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार भी कर लिया है। वकला की लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिशें नाकाम, पुलिस ने बैरियर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस के शेलिंग करने पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल की कॉल भी दे दी है। और वकला का अदालतों की मुंतकली, मुकदमात वापस लेने का मुतालबा, ये सूरत हाल अभी जो कि आपको दिखाई जा रही है लाहौर में अदालतों के हवाले से और वकला और पुलिस के तसादुम की सूरत हाल है। आपको बताया कि पुलिस ने बैरियर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्तों को बंद भी कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल की कॉल भी दे दी है और कहा जा रहा है कि कल अदालतें बंद रहेंगी। वकला ने अदालतों की मुंतकली, मुकदमात वापस लेने के मुतालबात कर दिए, एहतजाज किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ है नईम मलिक और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले नईम मलिक से जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या बन चुकी है। नईम मलिक बताइएगा, वकला का एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात रखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को यह अहकाम दे दिए गए हैं कि किसी भी हाल में वकला को रोका जाए। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज ईवान अदल से लाहौर बार एसोसिएशन की सदर मुनीर हुसैन भट्टी की सरबराही में एक एहतजाजी रैली वो जीपीओ चौक तक जब पहुंची, तो यहाँ पर जीपीओ चौक तक लाहौर बार वकला की जो रैली थी वो पुरअमन आई थी। जबकि वकला का कहना था कि ये एक तहरीक का आगाज़ किया गया है। जब लाहौर बार के सदर यहाँ पर खिताब कर रहे थे, पुलिस की जानब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही शेलिंग शुरू कर दी, जिस पर 4 से 5 वकला वो गिरफ्तार कर लिए गए। जिस पर वकला ने मज़ामत करते हुए जो 4 से 5 वकला गिरफ्तार हुए थे वो पुलिस की हिरासत से वो छुड़वा लिए, रहा करवा रही। उसके बाद फिर कुछ देर अमल रहा, उसके बाद फिर शेलिंग का अमल और वाटर कैनन से, जो कि पुलिस ने वाटर कैनन से वो शुरू कर दिए, जिस पर वकला मुंतशिर हो गए। उसके बाद जबकि मुज़ाकरात का भी अमल वो जारी रहा, जबकि पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात वो कामयाब ना हो सके। जबकि वकला ये कहते थे कि लाहौर को हाई कोर्ट के हाथे के अंदर जाकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जिस पर पुलिस इस बात पर रजामंद ना हो सकी। जबकि इसके बाद पुलिस ने शदीद क्रैकडाउन करते हुए शदीद किस्म की उसके बाद शेलिंग शुरू कर दी। ठीक है, पुलिस की जानिब से भी शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही, क्योंकि अहकाम दे दिए गए हैं पुलिस को। आप हमारे साथ ही रहिएगा। नईम मलिक हमारे साथ मौजूद है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट, हम उनसे जान लेते हैं। असद मंजूर बट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। बताइएगा कि इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और जो मुतालबात है वो भी सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस वक्त शेलिंग करी और पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने ये सारा एपिसोड चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वकला के पुरअमन एहतजाज के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जो ज़ाहिर करती है कि मुल्क में बदअमनी की फिजा को कायम करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को ये होते हुए देख नहीं सकते। वकला का जो टारगेट है वो उनका जमहूरी हक है। वो ये कहते हैं कि मॉडल टाउन कोर्ट्स का जो मुतरादा नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और जो वकला के ऊपर आए रोज झूठे 780 के पर्चे होते हैं वो उनको बंद किया जाए। जो उनका कसूर बनता हो, लेकिन 780 का पर्चा जो है उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इंतजामिया जो है और सूबाई हुकूमत मुसलसल इस बात पे मुसिर है कि वो
आप इस उनको यानी वो बार बार उनको फ्रीज कर रहे हैं, मार रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे हमारे वकला जो है जख्मी हुए हैं और बहुत सारे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वकला अपने इस जो उनका बुनियादी हक है एहतजाज का, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा ये जायज हक है और हमारी कानूनी ये डिमांड है। और जो इस वक्त इंतजामिया का रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है और बहुत ज्यादती हो रही है। इस वक्त ज्यादती की जा रही है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? मेरा ये बेसिकली गवर्नमेंट को ये पैगाम है कि वकला एक मुल्क और कौम की इंटेलिजेंशिया का हिस्सा होते हैं। आप उनको आम मजदूरों की तरह डंडे मार के टीयर गैस करके उनके मकासद से पीछे नहीं हटा सकते। आप नेगोशिएशन करें, आप जो जमहूरी मुल्क की रवाज है वो करें, आप इनकी बात सुनें और आपको पता चलेगा कि ये आपका और ये सबका फायदा इसमें है कि वो मुतनाज़ा नोटिफिकेशन वापस हो। और वकला जब ये बात करते हैं तो हुक्मरान अपने आपको बादशाह समझते हैं, इनकी गलतियों से आगाह करें तो ये आगे से 780 के पर्चे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और वकला से ज्यादती नहीं करनी चाहिए और जमहूरी हक देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंसूर बट मौजूद थे और अपने मुतालबात सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि मुज़ाकरात करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नईम मलिक हमारे नुमाइंदे भी हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। एहतजाज क्योंकि जारी है, एक तरफ वकला तो दूसरी जानिब नर्सिस ने माल रोड पर मोर्चा संभाल लिया है। BSN नर्सिंग की तालिबात का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। तालिबात का कहना है कि माहाना वजीफा नहीं दिया जा रहा और रिहाइश के लिए हॉस्टल्स फराहम भी किए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल मिर्जा, नर्सिस के क्या मुतालबात हैं, आप कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर BSN की तलबा जो है वो मुजाहरा कर रही है। उनका कहना है कि गुज़श्ता 8 माह से उनका जो महाना वजीफा वो उनको नहीं मिला और ये भी बताया जा रहा है कि उनको पढ़ाने के लिए टीचर तक भी दस्तयाब नहीं है। उनका मुतालबा है कि उनको टीचर भी यहाँ पर जो फराहम किया जाए। और दूसरी जानब जो है उनसे मुतालबात जो है उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगी। जी बताइएगा, क्या आपके मुतालबात हैं, कब से यहाँ पर खड़ी हैं? जी हमें 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, हम तब से यहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी हमारे मुतालबात सुनने के लिए हमारे सामने नहीं आए कि हमसे कोई मुतालबा पूछा जाए कि क्या वजह है, कौन सी वजह है इसके पीछे कि हम यहाँ पर धूप में खड़े हैं। कब से खड़ी है, कब से नहीं आपको वो वजीफा मिला? जी हमें 8 महीने हो गए हैं, हमें 8 महीने से वजीफा नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, 8 माह से वजीफा नहीं दिया गया और तलबा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको पढ़ाने के लिए टीचर तक मैसर नहीं है, हॉस्टल भी उनको मैसर नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन सनी जेम्स दिखा सके तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर रोड को बंद किया हुआ है और मुसलसल यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत मुखालफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने ये पंपलेट भी हाथ में उठाए हुए और वो अपने राइट के लिए ये कह रहे हैं कि हमारा राइट हमको दिया है। जी यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, शदीद गर्मी के अंदर भी यहाँ पर नारेबाजी करती हुई ये BSN की तलबा दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेके मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास से जारी है। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन के 4 मेंबर, स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ विंग शरीक हैं। लॉ विंग की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है। जावेद नूर से जान लेते हैं, इस्लामाबाद से हमारे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। जावेद नूर, बताइएगा कौन कौन शरीक है इसमें और ब्रीफिंग भी दी जा रही है? आज की मीटिंग बहुत अहमियत के हामिल है कि इसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों की 76 मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान मुंतखब हुए और जो मुतबादिल अरकान को, मुतबादिल जमातों को जो नशिस्तें अलाट की गई थी, इनकी मुअत्तली का आज इम्कान है। ये इजलास जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस वक्त जारी है और 4 सूबाई मेंबर, सेक्रेटरी स्पेशल, इसके अलावा सेक्रेटरी लॉ, DG लॉ और लॉ विंग के दीगर हुक्काम जो है इसमें शरीक हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है उस फैसले पर ब्रीफिंग भी दी गई है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है। और लॉ विंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से इजलास को आगाह किया है। और कौमी असम्बली की बहुत शुक्रिया जावेद नूर अपडेट करने के लिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन में धांधली इल्जामात पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल दरामद भी करेगा।
मुल्क भर में 100 से ज़ायद जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। मार्केट में गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त भी बढ़ गई है। शहरी गैर मयारी अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है, ये हम जानते हैं आयशा शुएब से। आयशा शुएब, बताइएगा, जो अद्वियात है वो मार्केट से गायब है और गैर मयारी अद्वियात पहुँच चुकी हैं मार्केट में, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में 100 से ज़ायद जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हर माह 25 से 30% तक महंगाई होती है और पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जितनी भी जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ये जान बचाने वाली अद्विया मज़ीद बनाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो ड्रैप हुकाम से उनसे भी कई बार राब्ते किए, हुकूमत से कई बार राब्ते किए, लेकिन उनके ये जो तमाम राब्ते थे वो बिल्कुल बेसूद साबित हुए हैं। और जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हर महीने 25 से 30% तक महंगाई में इजाफा किया जाता है, लेकिन उनको सालाना अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफे की मंजूरी मिलती है। इसी के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी 7 से 10% तक इजाफा होता है, जो बिल्कुल भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसके जो अद्वियात हैं उनके इजाफे में, कीमतों के इजाफे में मंजूरी दी जाए, क्योंकि अगर दूसरे मुल्कों की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए और दूसरे ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर हर साल अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कहानी बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आती है और अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफा किया जाता है, जो नाकाफ़ी है। अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो ये 100 से ज़ायद जो अद्वियात हैं उनको बनाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से शदीद किल्लत का लोगों को सामना होगा। अगर अभी इस्लामाबाद में मार्केट्स की सूरत हाल के हवाले से आपको बताती चलूँ तो इस्लामाबाद में अभी भी बहुत सी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और अद्वियात ना मिलने के बायस गैर मियारी और जाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट में सरेआम फ़रोख्त की जा रही हैं। लोग मजबूरी के आलम में वही अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर होते हैं और वही अद्वियात ख़रीद रहे हैं। इसके साथ साथ लोग जो हैं वो भी शदीद परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए फ़ौरी तौर पर इस मामले का एक्शन ले, ड्रैप हुकाम को चाहिए फ़ौरी तौर पर इसका एक्शन ले ताकि लोगों को जो है वो मयारी अद्वियात मिल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अद्वियाती किल्लत ने गरीबों को परेशान कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियाती किल्लत अपनी जगह, मेडिकल स्टोर्स पर भी जान बचाने वाली अद्वियात मैसर नहीं है। इंसुलिन है, इस तरह दूसरी चीज़ें उनकी बहुत किल्लत हो गई है और बहुत सारी और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको उसकी मेडिसिन भी नहीं मिल रही। जान बचाने वाली दवाइयात हैं वो कम से कम हुकूमत को चाहिए वो मार्केट में आनी चाहिए और हर गरीब आवाम तक पहुंचनी चाहिए। वेंटिलेटर पे बच्ची पड़ी हो या वेंटिलेटर पे वहाँ पे आपको पता है ICU में तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसिन है। वेलकम बैक। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआती खपत में कमी आ गई है। दरामदी बिल भी कम हो गया है। रवा माली साल के 10 माह में कितनी कमी या इजाफा हुआ, ये हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, इस हवाले से बताइएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से दरामदी बिल में $1 अरब से ज़ायद की कमी का भी इम्कान है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआती खपत में कमी आ गई है। दरामदी बिल भी कम हो गया है। रवा माली साल के 10 माह में कितनी कमी या इजाफा हुआ, ये आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआती खपत में कमी, दरामदी बिल भी कम हो चुका है। इसके अलावा फर्नेस ऑयल 58%, हाई स्पीड डीजल 2%, पेट्रोल की खपत में 9% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, iCube कमर सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल हो गया। चांद के मदार में दाखिल होने के बाद पाकिस्तान चांद तक रसाई हासिल करने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी अगले 6 दिन तक सैटेलाइट की जांच भी करेगा। बताएं, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, iCube कमर सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल हो चुका है। आमना जंजुआ से बात करते हैं। जी आमना जंजुआ, बताइएगा।
پاکستان کے لیے آج بڑا دن ہے. پاکستان نے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے. پاکستان کا آئی کیوب قمر سیٹلائٹ جو ہے وہ چاند کے مدار میں داخل ہو گیا ہے. 3 مئی کو اسے چین سے خلا میں بھیجا گیا تھا جس نے آج جو ہے چاند کے مدار میں رسائی حاصل کر لی ہے. پاکستان ان 6 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے چاند تک رسائی حاصل کی ہے. اب اگلا مرحلہ ہے سیٹلائٹ کی جانچ کا. 5 دن تک انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کی جانچ کرے گا. اس کے فنکشنز کو چیک کیا جائے گا. اس کا آن بورڈ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے سسٹم کو چیک کیا جائے گا. کمیونیکیشن سسٹم کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر 2 کیمرے نصب کیے گئے تھے, اس کو دیکھا جائے گا. 5 دن تک مسلسل اس کی ٹیسٹنگ جاری رہے گی. اس کے علاوہ جو تصاویر ہیں, جو ہمیں چاند کی تصاویر یہ بھیجے گا, وہ 16 مئی کو جو ہے موصول ہوں گی. 16 مئی کو یہ اپنی پہلی تصاویر جو بھیجے گا. یہ جو 5 دن تک مسلسل اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی. اب تک کی معلومات کے مطابق سیٹلائٹ اس وقت چاند کے مدار میں موجود ہے جس کے تمام فنکشنز ٹھیک ہیں. 2 کیمرے جو ہے وہ بھی مکمل طور پر کام کر رہے ہیں. کمیونیکیشن سسٹم بھی اس کا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے آمنہ جنٹوا, بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم میں والدین کا غیر ذمہ دارانہ رویہ. 25 اضلاع میں 78,000 سے زائد بچے پولیو قطروں سے محروم رہ گئے ہیں. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں 18,000 سے زائد والدین نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا اور سب سے زیادہ کیسز پشاور میں رپورٹ ہوئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد خان سے. جی شاہد خان, بتائے گا یہ والدین کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا میں 2-3 دن قبل جو ہے پولیو مہم جو ہے اختتام پذیر ہوئی ہے, لیکن اس اختتام پذیر ہونے والے کے باوجود اس وقت خیبر پختونخوا بھر میں جو انکاری والدین کی تعداد ہے, یعنی کہ جو بچے ہیں ان کو قطرے پلانے سے انکاری والدین کی تعداد ہے, وہ 18,000 سے تقریباً 18,000 تک پہنچ گئی ہیں. اس وقت صوبے میں 18,000 بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہے, جس کے باعث جو حالیہ 25 اضلاع میں انسدادی پولیو مہم کی جو چلائی گئی تھی اس میں یہ بچے پولیو کے قطرے پلانے سے محروم رہے. اس کے ساتھ ساتھ 60,880 بچے ایسے تھے کہ جو اپنے گھروں پہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ مہم پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے. تو مجموعی ملا کر اگر ہم بات کریں تو کل جو 25 اضلاع میں جو مہم چلائی گئی تھی, جس میں پشاور میں 7 روزہ اور دیگر اضلاع میں 5 روزہ مہم چلائی گئی تھی, تو اس کے دوران تک مجموعی طور پر 78,700 سے زائد بچے ایسے تھے جو مختلف وجوہات کی بنا پر پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں کہ پشاور کے جو سیمپل لیے جا رہے ہیں پشاور کے مختلف علاقوں سے, جو پولیو وائرس کی موجودگی کے لیے جو سیمپل لیے جاتے ہیں, تو اس کی تقریباً 9 ماہ سے مسلسل پشاور کی جو نکاسیاب ہے اس میں پولیو وائرس جو ٹائپ 1 ہے اس کی مثبت آ رہی ہیں. اس کے باوجود جو ہے کہ اس 9 مہینے کے دوران تقریباً 7 مہم جو ہے مہمات وہ چلائے گئے ہیں, لیکن انکاری والدین کی تعداد جو ہے کم ہونے کی بجائے وہ بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے شاہد, بہت شکریہ. FBR حکام کو ٹیکس وصولیوں کے ہدف کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا ہے. مہنگائی کی شرح میں کمی کے باعث ملک میں ٹیکس وصولیوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں FBR کو 48 ارب روپے کے شارٹ فال کا بھی سامنا ہے, جبکہ ٹیکس وصولیوں میں شارٹ فال FBR میں اربوں روپے کے اصلاحاتی پروگرامز کے مؤثر ہونے پر سوال اٹھا دیے ہیں. اشفاق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق مغل, کہیے گا. جی بالکل, اگر ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو FBR کو اس وقت شدید جو دشواری کا سامنا ہے ٹیکس کلیکشن کے ہدف کا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں FBR کو جو ٹیکس ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ 9,400 اور جو 15 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ہدف دیا گیا تھا. تاہم جو ابتدائی تقریباً 7 مہینے تھے اس میں FBR جو اپنے ہدف سے اوپر جا رہا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ FBR کو جو ٹیکس کلیکشن میں کمی کا سامنا ہوا ہے. اور اس وقت جو 10 ماہ کے جو اعداد و شمار وہ بتا رہے ہیں کہ FBR کو ہدف سے تقریباً 48 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ملک میں مہنگائی کی رفتار میں کمی آئی ہے, ایسے ایسے ٹیکس کلیکشن میں کمی آئی ہے. FBR کو جو ٹیکس جو تاجروں کے لیے ٹیکس اسکیم جو شروع کی گئی تھی اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ جو کامیابی نہیں ہوئی ہے, اور چند 100 ہی جو ملک بھر سے تاجر جو ہیں وہ اس اسکیم کے تحت جو ہے اپنے آپ کو ٹیکس
टैक्स नेट में उन्होंने जो है रजिस्टर कराया है। FBR के सामने अभी जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो चैलेंजेस का सामना है, जिसको जो है वो डिजिटल सिस्टम को जो बेहतर बनाकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। जी ठीक है इशफाक मुगल। आगे बढ़ते हुए बात करें, बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ भी पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA का दौरा और 3 घंटे तक इजलास की सदारत भी की। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के अराजी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड करने और 20 बरस से नॉन डेवलप सेक्टर्स को फौरी डेवलप करने का हुक्म जो कि सामने आ चुका है। बताएं आपको कि मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के अराजी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का हुक्म। राना उस्मान से जान लेते हैं। राना उस्मान, बताइएगा मोहसिन स्पीड यहाँ भी जारी है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA का हुकाम के हवाले से जो है आज CDA हेडक्वार्टर का दौरा किया है और इस दौरे का तवील जो है दौरानिया रहा है, जबकि चेयरमैन CDA अली मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये बड़े फैसले किए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि 20-20 साल से नॉन डेवलप सेक्टर जो है उनको फौरी तौर पर डेवलप किया जाए, जबकि बरसा बरस से रकम अदा करने के बावजूद प्लाट हासिल ना करने वालों को प्लाट जो है वो जल्द देने की भी हिदायत की है। इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो CDA का तमाम अराजी का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि CDA को 6 माह में ये लैंड रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज करने का टास्क भी दिया गया है। आज मोहसिन नकवी ने सरप्राइज दौरा किया है CDA का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, मगर खरीदारी शुरू ना हो सकी। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना होने का मिडिल मैन खूब फायदा उठा रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में किसान गंदम 2700 रुपए फी मन तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है कि गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, मगर खरीदारी अभी तक शुरू ना हो सकी। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना होने का मिडिल मैन खूब फायदा उठा रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में किसान गंदम 2700 रुपए फी मन तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक बताएं कि गंदम की कटाई मुकम्मल होने के करीब है, मगर किसान ख्वार होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि खरीदारी अभी तक शुरू भी नहीं की जा सकी है। गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल होने के करीब है और खरीदारी शुरू नहीं की जा रही। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। फैसलाबाद से शौकत वट्टू होंगे हमारे साथ, साहिवाल की कला मंडी से सलीम काठिया, जबकि जंग से हमारे साथ सफ्दर सलीम हैं और मुल्तान की सूरत हाल हमें बताएंगे हमारी नुमाइंदा वजीहा वाहिद। सबसे पहले सलीम की तरफ चलते हैं जो कि साहिवाल में मौजूद हैं। सलीम काठिया, बताएगा किसानों का क्या कहना इस हवाले से, परेशान हैं? हाँ जी, बिल्कुल किसान का दारोमदार जो है उसकी फसल पे होता है और आजकल जो है गंदम का जो बम्पर फसल है गंदम की, उसका सीज़न है वो ख़त्म होने को अनकरीब है, लेकिन किसान जो है वो रुल रहे हैं क्योंकि उनको जो है बारदाना नहीं मिल रहा है और जो गंदम है वो खेतों में ही पड़ी है। किसान शदीद परेशान है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी देखें, ये सारा आपके इल्म में है। हमने खादें कितनी महंगी वो ख़रीदी हैं। सिर्फ ख़रीदी नहीं, जब हमें खादों की ज़रूरत थी लाइनों में लगना पड़ता था, सिफारिशें ढूंढना पड़नी थी, शदीद मुश्किलात का सामना था। अब हमारी फसल पक गई है तो उसका रेट कम कर दिया गया है। 3900 रुपये में कोई बंदा ख़रीदने को तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से हमें बारदाना अभी तक नहीं दिया जा रहा। जो मिडल मैन है वो भी 3000 में भी ये हमारी गंदम नहीं उठा रहा। अगर वो 2800 में यही गंदम उठा रहा है तो ये इसका रेट तो कम कर दिया गया, के समरात गरीब तक पहुंचने चाहिए थे। क्या कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि किसान को उसका पूरा रेट दिया जाए ताकि वो अपना नुकसान पूरा कर सके और अगली फसल जो है वो काश्त कर सके। जी ठीक है सलीम काठिया, साहिवाल का अहवाल आपने हमें बताया। फैसलाबाद से शौकत वट्टू है, उनसे जान लेते हैं। शौकत वट्टू, फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है? गंदम की कटाई तो मुकम्मल होने के करीब है लेकिन किसान बहुत परेशान है, खरीदारी शुरू नहीं हो सकी।
ہاں جی بالکل، فیصل آباد میں بھی گندم کی کٹائی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں تقریباً جو ہے وہ 80% سے زائد جو رقبے پر گندم کاشت کی گئی تھی اس کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جو سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ شروع ہونے سے کسان شدید پریشان ہیں۔ جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں وہاں پر جو ہے وہ کسانوں سے گندم کم قیمت پر خریدی جا رہی ہے، مڈل مین کے ہاتھوں کسان لٹنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں کی جو اوسط پیداوار تھی یا پیداواری لاگت تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، کسان پریشان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کسان نمائندے موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ کسان کی دن بہ دن مشکلات بڑھتی جا رہی ہے، تقریباً 80% گندم جو ہے نا وہ نکال لی گئی ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہماری گندم پڑی ہوئی ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی تک گورنمنٹ کے باردانہ ایشو نہیں کیا انہوں نے کہ باردانہ ہم ایشو کر دیے، جیسے کیسے انہوں نے کم خریدنی ہے اٹھائیں تو صحیح، اس کے بعد ہماری نیکسٹ فصلیں جو ہم نے کاشت کرنی ہے، منجی ہے، کپاس ہے، ہم اس سے بھی بیٹھ رہے ہیں۔ گندم کی جو خریداری ہے سرکاری سطح پر اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے، آگے جنگ کا رخ کرتے ہیں۔ صفدر وسیم ہمارے ساتھ ہیں۔ صفدر وسیم، جنگ کی کیا صورتحال ہے، کسان کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ضلع جھنگ چونکہ ایک زرعی اعتبار سے بڑا اہم ضلع ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے کسان وہ گندم جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر بھی جو ہے حکومت پنجاب کی ان پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے کسان بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ گندم پڑی ہے جی، کل میں نے یہاں سے تقریباً کوئی 500 بوری اٹھوائی ہے جی، وہ میں نے کسی کو ایسے ہی دے دی ہے، بھائی بارشیں آنے والی ہیں، آپ ہماری یہ گندم جو ہے نا یہ آپ رکھ لیں، جب کوئی مسئلہ بنے گا ہم آپ سے اٹھا لیں گے، اور یہ بقایا ابھی پڑی ہے، ہم بیٹھے ہیں جی۔ تو یہ حال ہے، حکومت کو تو ٹس سے مس بھی نہیں ہے جی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب کسان رول گیا ہے، بالکل حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ ضلع انتظامی کی جانب سے انہیں کوئی بادانہ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے پڑی یہاں پر گندم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ کسانوں نے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا کہ خدا را ان کے حال کے اوپر جو ہے رحم کیا جائے۔ جی اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، جامعہ وجیہہ واحد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ وجیہہ واحد، ملتان کا کیا احوال ہے، بتائیے گا کسان کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، گندم کی سرکاری خریداری کو لے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان معاملات طے نہ پا سکے، جس کے باعث ملتان میں کسانوں کو جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سڑک کنارے سٹورز لگا کر گندم جو ہے وہ کسان بیچنے پر مجبور ہیں۔ 3900 پہ سرکاری قیمت مقرر کی گئی تھی، مگر 2900 سے 3100 3200 تک کسان جو ہے وہ گندم بیچنے پر مجبور ہے۔ جبکہ ہماری اس حوالے سے کسانوں سے بھی بات ہوئی، جن کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ حکومت جو ہے وہ سرکاری قیمت پر جو گندم اس کو خریدے، جبکہ دوسری جانب باردانہ کا حصول بھی جو ہے وہ کسانوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 6 ایکڑ پر 36 بوریاں دی جائے گی، مگر تاحال اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہوا، تو اس حوالے سے بھی کسان جو ہے وہ خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے جب ہمارے کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو باردانہ کا حصول ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور ہر لحاظ سے کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے وجیہہ واحد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سلیم کاٹیا، شوکت وٹو اور صفدر وسیم ہمیں تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست چاپڑا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اس وقت سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسپیچ آرٹیکل 19 ٹائم کی قلت ہے، میں صرف اس کا پہلا 1-2 سینٹنسز پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایوری سٹیزن شیل، میں اف بٹ نہیں ہے، shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, defense of Pakistan, etc. etc. یہ چیزیں واضح ہیں، یہ کتنے صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہاں پہ خواتین و حضرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں، یہ آپ کو 3-4 آرٹیکلز آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں، اسٹیٹ کا ٹول ہے۔ اتھارٹی دے گا وزیر اعظم، بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو، صحیح، ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوا، وہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ۔ یہ اس چیز کی یہ
نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اخباروں میں ہے، یہ میڈیا میں ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں جناب. ہم لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے. جی ضرور بنائیے گا. آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور. آپ کی آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. آپ کی دیکھیں نا، میں نے ٹائم آ گیا. ووٹنگ ہو گئی ہے، ہم لوگ ڈیموکریٹک چلیں گے. ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے، وہ ضرور آنی چاہیے. اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں. کوئی یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے، وہ آنی چاہیے، وہ ضرور آنی چاہیے. ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے، وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے. یہاں پہ خواتین و ذات، یہ تو بات یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں، یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریا بور کی ہے. ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے. ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں، ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں. میرے بھائی اسد کیسر صاحب، یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس لیے رکھا گیا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے. اسپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں، آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے آبائی شہر ہری پور میں، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہاں پہ تھا. میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکس رے مشین چرائی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ 1.5 مہینہ اندر رکھا، مجھے تو میرے خیال ہے وہ ایکس رے مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں. اور مزے کی بات، میں نے فیصل آباد میں اسلام آباد یا ہری پور سے 30,000 روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ، اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ 25,000 روپے مالیت کا موٹر سائیکل چرا کے میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے. میں نے قتل کی ہیں، قتل کے 302 کے پرچے ہیں، دہشت گردی کی ہے. جی نہیں، بحث نہیں، موٹر سائیکل ذرا ایڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا. تو یہ قتل کے کیس کی ہیں. میں نے مطلب 780 کے پرچے ہیں میرے پہ، اغوا برائے تاوان کے پرچے ہیں. یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں. اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غائب ہو گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ آپ بوگس نیریٹو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ، جب آگے آتے ہیں خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ لندن پلان کا حصہ. ٹارگٹ کون؟ وزیر اعظم عمران خان. یہ ٹارگٹ کون؟ پاکستان کی جمہوریت. ایک 6% کے ساتھ گروئنگ معیشت. آج آپ دیکھ لیں افراد زر، میرا تعلق فائنینس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے. آپ کو میں مختصراً آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. 6% گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں، کووڈ کے باوجود. اس کے فوراً بعد 1 سال بعد اسحاق ڈار آئے، نیگیٹو گروتھ ریٹ. آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی علاقے میں، اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے، اس نے کھائی میں نہیں مارنی ہے نا گاڑی، اس نے اٹھا کے کھائی میں ہی ماری گاڑی. اس کے بعد آپ آ جائیں افراد زر، آپ کی فوڈ انفلیشن.
अशिया खुर्द और नोश की अफराद ज़ात तकरीबन 45% से बढ़ चुकी है। जाके चेक कर लें, मुझे बता दें जाके आपको 16 रुपए की रोटी मिलेगी किसी तंदूर में पंजाब में, कहीं और। आपको ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैंने मीडिया पे कहा, कौमी असेंबली में मैं कहता रहा हूं, ये लोग जेब कुतरे हैं, जेब तराश हैं। वो कैसे? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी IMF के साथ इन्होंने सौदा किया जनाब 870 अरब रुपए का, बीच में से क्लॉज इंसर्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं 870 नहीं 970 अरब रुपए हम लोग लेंगे अवाम से। जेब कुतरे तो फिर सामने आ गए ना। और जिस वक्त UN क्राय बना, जिस वक्त हम सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हफ्ता पहले उन्होंने जरा सा रिड्यूस किया, अभी आप फिर देखेंगे फिर ये इसको इंक्रीज करेंगे। कीमत आपके डीजल और पेट्रोल की, आपकी बिजली की कीमतें जो इन्होंने मुआहदे किए थे 2300 अरब रुपए इस वक्त इस साल हम सारों के ऊपर आएगा और हमने देने हैं। कर्जे जो इन्होंने फैक्टर किया था 15-16 अरब रुपए ये बाहर से उठाएंगे, इनको नहीं मिले, इनको 7.5 अरब डॉलर सिर्फ मिला। 15 अरब डॉलर की जगह 7.5 अरब डॉलर। पूरा किधर से करेंगे खसारा? ये नोट छापेंगे, उससे होगा क्या? अफराद ज़र पड़ेगी और उससे क्या होगा? गरीबों का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि जी हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हम लोग अहलन व सहलन कहते हैं, हमारे सऊदी भाई बाहर से आए हैं, उनको हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को वेलकम करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उनकी गलती नहीं। जिस वक्त मेरे कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब जब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, वो एक वजह से कहते हैं। जिस वक्त रूल ऑफ लॉ होगा, जिस वक्त रियासत मदीना बनेगी, जिस वक्त ये सारी चीज़ों पे हम लोग फॉलो करेंगे, तो तब उसका फ़ायदा ये होगा जब इन्वेस्टर आएगा तो उस पर जो आप कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लीगल प्रोफेशन जो साहिबान है, आर्बिट्रेशन क्लॉज जो लगती है वहाँ पे लिखा जाता है कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे होगा। इस वक्त ख़वातीन व हज़रात, जिस वक्त आपके 6 जजेस हाई कोर्ट के, आपका बाजौड़ का रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता है कि हमारे काम में एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उनके एजेंट्स हमारे कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं आपके और हमारे जुडिशल सिस्टम को। जजेस को सामने आना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपनी बातें मुख्तसरन अभी बात करूंगा। यहाँ पे बात जिस वक्त बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो दुनिया कोई मतलब बच्चे नहीं है, वो देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का केस, बुशरा बीबी का केस, शाह महमूद कुरैशी साहब का केस, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी अंदर है पाबंद सलासल हैं, हमारी ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं। लोगों को, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को उठाया जाता है, यूट्यूबर्स को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन्स किया जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते, कि हमारी इन्वेस्टमेंट अनश्योर है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, जिस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था, हमारे लोगों को उठा के मीडिया के सामने एक स्टेज्ड इनकाउंटर, एक पुलिस इनकाउंटर होता है, एक स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर के तहत उनको सियासी तौर पे असैसिनेट किया गया है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बात करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वायलेंस की बात हुई 9 मई की। जो लोग लाहौर की जोग्राफी से वाकिफ हैं, जिस वक्त माल रोड से आप आते हैं और जेल रोड की तरफ आते हैं, वहाँ पे आप राइट पे मुड़ते हैं तो पुलिस लाइन्स हैं। 9 मई को मुझे बता दे कोई कि लाहौर में चिड़ी पर मारती है तो आपका 100-150 राइट गियर में मलबूस आपका पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बंदूकें तान के और टीयर गैस शेल्स लेके और लाठियाँ लेके। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे, वहाँ पे 2000 की नफरी है वहाँ पे पुलिस लाइन्स में। जी कुर्बान लाइन, वो वहाँ पे क्या नहीं आके रोक सकते थे? वो किधर गए? वो अंदर छावनी में जाते हुए वहाँ पे जो मल्टीपल चेकिंग्स होती है, वो लोग किधर गए थे? 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान।
बिल्कुल सर, टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, ख़त्म। यहाँ पे इसी हवाले से जब वायलेंस की बात करते हैं, आखिरी 2 चीज़ें मैं बात करके ख़त्म करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस दिन शहीद हुई थी, उसके अगले दिन 2-3 दिन आपने देखा था ट्रेनें चली, सारा कुछ हुआ, उसकी भी तो फिर इंक्वायरी करें ना। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये मनासिर हैं जहां पर मुलाहिजा किया जा सकता है। इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सेमिनार से इस वक्त खिताब जारी है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कुछ पॉइंट सामने रखे गए और 9 मई के हवाले से भी मजम्मत की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी मामलात हैं मिल बैठ के हल करेंगे, और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। वहां से हम लोग बमुश्किल निकले, उस जगह की वीडियो फुटेजेस कहां पे है वो सामने लाई जाए ख्वातीन हज़रात, ये हमारी डिमांड है। हम लोग, मैं आपको बताता हूं, वैसे सेक्रेटरी जनरल सुबह फजर तक मैं इन टच होता था अपने साथियों के साथ। मेरे पास ऑनलाइन थे हमारे एक पार्लियामेंटेरियन, और वो कह रहे थे कि मेरे बेटे को एजेंसियों के लोग पकड़ के तशद्दुद कर रहे हैं, 26 साल बेटा, और वो कह रहे हैं अपने वालिद को कहो कि पार्टी छोड़े। वो कहते हैं उसकी चीखो पुकार है, और घर पे मेरी वाइफ और मेरी बहू और वो सारे कह रहे हैं कि ये क्या तशद्दुद हो रहा है। ये तो हम लोगों ने आकर दरिया अबूर किया ख्वातीन हज़रात। यहां पे कमिश्नर रावलपिंडी असद वड़ाइच साहब, गालबन उनका नाम है, नाम याद है ना आपको? लियाकत वड़ाइच साहब है, सॉरी असद वड़ाइच मेरे जहन में, वो जेल सुपरिटेंडेंट मेरा टारगेट होता है हर वक्त, वो छोड़ता नहीं है, तो वो मेरा टारगेट आजकल वो बना हुआ है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है खान साहब से मिलने के लिए। क्या नाम था उसका? लियाकत चट्ठा साहब, थैंक यू, लियाकत चट्ठा साहब जिन्होंने टेस्टिमनी दी थी, तो वो कहां पे है? उनका सॉफ्टवेयर क्या इतना जल्दी अपडेट हो गया 4 दिन के बाद? वो कौन सी मशीन है जिसके जरिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है? यहां पे ख्वातीन हज़रात आप देखें कि इंडिया के एजेंट्स आके पाकिस्तान में असैसिनेशन, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और ये मुसद्दका रिपोर्ट है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खवातीन और इनके घरों में जाके वो रेड्स कर रहे हैं, और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस को आगे लगाया हुआ है पंजाब की पुलिस जिसका आईजी है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंदे त जने 8 फरवरी जी इलेक्शन का पो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ठहंदी। मैं आखिर में दो जेके मुनजा वजीर या वजीर आला हुंदो, उहे कराची में हुकूमत न हलाइंदा, उहे तहां वटि अची तहां जे चवण ते हुकूमत हलाइंदा। अॼोकी या गॾिजाणी उन जी सिलसिले जी हिकिड़ी कड़ी आहे। इलेक्शन का एकदम पो पार्टी की लीडरशिप मूं ते एतमाद करे मूंखे चीफ मिनिस्टर ठाहियो। साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी मौजूदगी में इलेक्शन रिजल्ट की टैबुलेशन होगी। पुलिस का डीपीओ, वहां पे डीएसपी, एसएचओ हमारे सामने मौजूद थे कि जी ऊपर से हमें हुक्म है कि आप आगे नहीं जा सकते। भाई कहां से ऊपर से हुक्म है? कि आरओ किधर है कि जी वो नहीं मिल सकते हैं। हमसे 4 मीडिया के साथी, उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, उनको पुलिस की वर्दी में मलबूस लोगों ने उठा के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उठा के ले गए। जब हमने डीएसपी को कहा और एसपी को, उसने कहा जी हमें ये मालूम नहीं है, ये तो पंजाब पुलिस के लोग ही नहीं है, ये एजेंसीज के लोग हैं जो कि पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है। कौन सी एजेंसी भाई? ये हालात है, तो इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी क्या? और आखिर में ख्वातीन हज़रात, मैं कंडेम करता हूं जो हमारे वकला हजरात हैं, उन पे जो लाठी चार्ज हुई है आज लाहौर में जो हुई है, और मैं कंडेम। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं, एक ब्रेक शामिल करते हैं।